हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन एजुकेरा पर। आज हम हिंदी व्याकरण में जो हिंदी व्याकरण का हमारा जो सीरीज चल रहा है उसमें जो टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं क्रिया, जो हम फुल कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं, उसमें हमने फर्स्ट पार्ट तो हमने पढ़ लिया है। आज हमारा सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद, संरचना या प्रयोग के आधार पर। और दोस्तों, हमने देख रहे हैं कि हमने पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा और आज हमें क्या पढ़ना है। तो पिछले वीडियो में हमने परिभाषा, क्रिया का पहचान, धातु, सामान्य धातु, क्रिया के भेद पढ़ा। तो आज हम क्रिया के भेद में संरचना या प्रयोग के आधार पर हमने संयुक्त क्रिया को पढ़ा। तो संयुक्त क्रिया में हमने संयुक्त क्रिया के जितने भी टॉपिक हैं संयुक्त क्रिया के अंतर्गत, जैसे आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, ये हमने पूरा कंप्लीट किया। आज हम पढ़ेंगे नाम धातु, संरचना या प्रयोग के आधार पर नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक और मूल क्रिया, नामिक क्रिया, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, जो संरचना या प्रयोग के आधार पर जो क्रियाएं हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आप लोगों को पिछला जो पसंद आया होगा तो आप लोग कमेंट भी किए होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, नाम धातु। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा अथवा विशेषण, मतलब संज्ञा और विशेषण के साथ अगर क्रिया जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? नाम धातु। मान लीजिए कोई क्रिया है, उसमें हमने संज्ञा को पहले जोड़ दिया, यानी इस क्रिया में संज्ञा को पहले जोड़ दिया या विशेषण को पहले जोड़ दिया, तो क्या बन जाता है? वो नाम धातु क्रिया बन जाता है। जैसे गुंडों ने जमीन हथिया लिया और हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। तो इसमें हथिया लिया में जैसे हाथ, तो हाथ क्या है? हाथ एक हमारा संज्ञा है, और लिया किस में? लेना से बन रहा है ना लिया, तो ये क्या हो गया? क्रिया। तो हथिया लिया क्या हो गया? ये नाम धातु क्रिया हो गया। और अपनाना में जो अपना जो शब्द है ये है सर्वनाम। अपना क्या है? सर्वनाम। और नाना, अपनाना मतलब लेना से संबंधित है, तो अपनाना, तो ये क्या हो गया? नाम धातु क्रिया हो गया। सर्वनाम से बना है और ये ऊपर वाला संज्ञा से बना है। तो दोस्तों, उपयुक्त वाक्यों में हथियाना तथा अपनाना क्रियाएं हैं और ये हाथ संज्ञा तथा अपना सर्वनाम से बनी है, अतः ये नाम धातु क्रियाएं हैं। इस प्रकार जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से मिलकर बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे नाम धातु क्रियाओं के उदाहरण, संज्ञा शब्द से नाम धातु क्रिया जो बने हैं, जैसे दुख से दुखाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, लोभ से लुभाना, शर्म से शर्माना ये रहेगा, तो शर्माना। उसके बाद सर्वनाम शब्द से जो नाम धातु बनता है केवल अपना है, उससे बना है अपनाना। और विशेषण शब्द से, तो विशेषण तो आपको पता ही है, किसी चीज़ के विशेषता, किसी संज्ञा सर्वनाम का जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे 60, तो 60 का रहता है सठियाना, तो ये विशेषण से नाम धातु क्रिया बना हुआ है। तोतला तो तुतुलाना, नरम तो नरमाना, गरम तो गरमाना, लज्जा तो लजाना। उसके बाद अनुकरणीय शब्द से नाम धातु क्रिया बनते हैं। जैसे थप, जो अनुकरणीय क्रिया थप, ये 2 बार आ रहा ना, तो इसे थपथपाना, थरथर तो थरथराना, कप तो कपकपाना, टन तो टनटनाना। तो नाम धातु को एक और चीज़ हम पहचान सकते हैं कि जो भी नाम धातु क्रिया होता है उसके लास्ट में जो शब्द आता है, जैसे बतियाना है, तो उसमें आना जुड़ा रहता है, आना पढ़ते हैं, जुड़ा रहता है आना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये नाम धातु क्रिया है। तो ये कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं दोस्तों नोट, इसमें कुछ मुख्य बातें हैं। जैसे नाम बोधक क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं नहीं हैं। जो नाम बोधक क्रिया होती है संयुक्त क्रिया नहीं है, क्योंकि संयुक्त क्रियाएं 2 क्रियाओं के योग से बनती हैं, पर जो नाम बोधक क्रियाएं होती हैं वो संज्ञा अथवा सर्वनाम विशेषण से मिल से बनती हैं, इसलिए ये नाम बोधक क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं नहीं होती हैं। तो उसके बाद देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? तो प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में हम देखते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया जो है वो कर्ता खुद नहीं कार्य करता। प्रेरणार्थक क्रिया में जो कर्ता होता है, कर्ता किसे कहते हैं? जो काम करने वाला होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। तो कर्ता क्या होता है? खुद नहीं कार्य करता बल्कि दूसरे से कार्य करवाता है। जब कर्ता किसी दूसरे से कार्य करवाता है तो उसे हम प्रेरणा देकर कहते हैं, यानी प्रेरणा देकर किसी से कार्य करवाना। तो जैसे काटना से कटवाना, कटवाना क्या हो रहा है? किसी दूसरे से करवाया जा रहा है काम। करना से कराना, यानी दूसरे से किसी से करवाया जा रहा है, यानी कर्ता खुद नहीं करता, किसी दूसरे से करवाता है, तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। एक अन्य उदाहरण देखते हैं दोस्तों, इस प्रकार सुपरवाइजर मजदूरों से प्लांट साफ करवाता है। सुपरवाइजर जो है मजदूरों से प्लांट साफ करवा रहा है। तो जो सुपरवाइजर है वो मजदूरों से, मतलब सुपरवाइजर खुद नहीं कर रहा है, वो मजदूरों से यानी किसी दूसरे से क्या करवा रहा है? प्लांट साफ करवा रहा है। तो ये कौन सा क्रिया हो जाता है? तो ये हो जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। करवाता है तो करवाता जो आ रहा ना, तो ये क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। उसके बाद अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। तो अध्यापक जो है वो खुद नहीं पढ़ रहा है, छात्र से पढ़वा रहा है,
तो ये पढ़वाता है, तो पढ़वाता है जो आ गया तो ये किस में आ जाएगा, पढ़वाता है, तो पढ़वाता आ जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं उपयुक्त वाक्यों में सुपरवाइजर तथा अध्यापक प्रेरणा देने वाले कर्ता हैं। ये क्या करते हैं, प्रेरणा देने वाले कर्ता हैं। मजदूर तथा छात्र को प्रेरित किया जा रहा है, मजदूर और छात्र को क्या किया जा रहा है, प्रेरित किया जाता है। अतः उपयुक्त वाक्यों में करवाता तथा पढ़वाता जो शब्द है वो प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। कौन सी क्रियाएं, प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं, करवाता और पढ़वाता। प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं, जैसे एक प्रेरक कर्ता और दूसरा करता। प्रेरित करता क्या होता है, तो प्रेरक करता जो होता है प्रेरणा देने वाला, जो क्या होता है प्रेरणा देता है। जैसे सुपरवाइजर जो है वो प्रेरणा दे रहा है कि कोई दूसरा कोई काम करे, जैसे मजदूरों को क्या हो रहा है, प्रेरणा दे रहा है कि मजदूरों से काम करवाने के लिए। और अध्यापक है वो भी क्या दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है कि छात्रों से पाठ पढ़वाने के लिए। उसके बाद जो प्रेरित करता यानी प्रेरित होने वाला, जो प्रेरणा दिया, जो प्रेरित हो गया, तो वो होता है जैसे मजदूर, जो मजदूर है उनको प्रेरित किया जा रहा है, छात्र को प्रेरित किया जाता है, तो ये प्रेरित करता हो जाता है। यानी एक वाक्य में दो कर्ता होते हैं, एक प्रेरक करता और एक प्रेरित करता। अब हम देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के रूप। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं, एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया वो होता है जैसे माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है। यहाँ जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है दूसरे के लिए कुछ खुद ही काम करना, जैसे जोकर सर्कस में खेल दिखाता है तो दूसरे के लिए क्या था, प्रेरणार्थक है ये। रानी अनिमेष को खाना खिलाती है, नौकरानी बच्चे को झूला झुलाती है। हम किसी से करवा नहीं रही है, ये खुद करके वो दिखाती है कि झुलाती है, मतलब दिखा रही है या झुला रही है। तो जो काम करता है खुद से करता है वो क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया। यानी इन वाक्यों में कर्ता जो होता है प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहा है, यानी खुद प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहा है कि दूसरा कोई वैसे करे। अतः ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण है, जो ये भी दिया हुआ है ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती हैं, सकर्मक। जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, सकर्मक क्रिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इससे ही सकर्मक को पहचान सकते हैं। उसके बाद द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, तो माँ पुत्री से भोजन बनवाती है। यानी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में होता है कि किसी से दूसरे से काम करवाना, ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जो सर्कस में हाथी से करतब करवा रहा है, मतलब किसी दूसरे से करवा रहा है। रानी जो है राधा से अनिमेष को खाना खिलवाती है, मतलब दूसरे से खाना क्या हो रही खिलवा रही है, तो दूसरे से कार्य करवाने के लिए वो हो जाता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। और जो खुद से प्रेरणा देकर कार्य करता है, प्रेरणा देकर कार्य करता है, उसको होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, इन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य न करके, इन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में ये, इन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है और दूसरे से कार्य करवा रहा है, अतः यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया व द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया दोनों में क्रियाएं एक ही हो रही हैं, दोनों में क्या हो रहा है, क्रियाएं एक ही हो रही हैं, परंतु उनके करने और करवाने वाले कर्ता अलग अलग हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया प्रत्यक्ष होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया खुद से मतलब प्रत्यक्ष होती है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया दूसरे से यानी अप्रत्यक्ष होती है। याद रखने वाली बात यह है कि अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक होने पर सकर्मक हो जाती है। जो भी अकर्मक क्रिया होती है अगर वो प्रेरणार्थक क्रिया में बदल रहा है तो क्या हो जाता है, वो सकर्मक क्रिया हो जाता है। राम लजाता है तो ये क्या अकर्मक क्रिया, और राम को लजवाता है तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। ऐसी क्रियाएं हर स्थिति में सकर्मक होती है, मतलब इतना ध्यान दीजिए, प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है हमेशा किस में होती है, सकर्मक क्रिया में होती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के कुछ अन्य उदाहरण, जैसे मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक। मूल क्रिया क्या होता है, जो नॉर्मल जो क्रिया होता है, जगना, सोना, पीना, उठना, रोना, ये क्या होता है, मूल क्रिया होता है। अब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया तो जगाना, सुलाना, पिलाना, उठाना, रुलाना, जिसमें आना शब्द आए लास्ट में वो किस में आ जाता है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में आ जाता है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में जगवाना, मतलब दूसरे से जगवाया जा रहा है, दूसरे से काम किया जाता है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया सुलवाना, पिलवाना, उठवाना, रुलवाना, ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में आ जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक चौथे नंबर पे पूर्वकालिक क्रिया यानी अब्सोल्यूटिव वर्ब। तो यदि वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया आ जाए तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मुख्य क्रिया है, उससे पहले कोई क्रिया आ जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। दूसरे शब्दों में जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में परिवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो पहली क्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की, तो पुजारी ने नहाकर पूजा की, तो इसमें दो क्रिया हैं। इसमें जो पहले क्रिया आई होगी जैसे नहाकर, तो नहाकर मतलब ये पूर्वकालिक क्रिया है। उसके बाद राखी ने घर पहुंचकर फ़ोन किया, यानी एक क्रिया करने से पहले एक क्रिया हो चुका है, यानी पहले पहुंचकर तब जाकर उसने फ़ोन किया, तो ये किस में आ जाता है, पूर्वकालिक क्रिया।
पूजा की तथा फोन किया मुख्य मुख्य क्रिया है। और उसके बाद पहले जो क्रिया है वो नहाकर और पहुंचकर क्रियाएं हुई हैं, तो पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। ये नहाकर और पहुंचकर क्या है, पूर्वकालिक क्रियाएं। पूर्वकालिक क्रिया मूल धातु में कर, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सभी पूर्वकालिक क्रिया के साथ कर या करके होते हैं, इन्हें याद कर लीजिए बढ़िया से, क्योंकि इसी से पहचान जाएंगे पूर्वकालिक क्रिया क्या है और पूर्वकालिक क्रिया क्या है, इसके बारे में हम इसी शब्द से ही लास्ट में जो लगा होगा इससे हम पहचान जाएंगे। चोर सामान चुरा कर भाग गया, व्यक्ति ने भागकर बस पकड़ी, छात्र ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया, मैंने घर पहुंचकर चैन की सांस ली। तो इसमें सभी में कर लगा हुआ है, तो इससे हम पहचान जाएंगे ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। मूल क्रिया, पांचवा नंबर है मूल क्रिया। मूल क्रिया क्या होता है, जो धातु एक ही धातु से बनी हो, न तो किसी अन्य धातु से व्युत्पन्न हुई हो तथा न ही एकाधिक धातुओं के योग से बनी हो, उसे हम मूल क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, पढ़ना, लिखना, आना, बैठना, रोना आदि ऐसी क्रियाएं क्या है, मूल क्रिया। वाक्यों में इनका प्रयोग देखिए, उसने पत्र लिखा, रमेश आया। तो जो नॉर्मल से जो क्रियाएं होती हैं जिसमें लास्ट में ना आता है वो मुख्य क्रिया में ही, मतलब नॉर्मल मूल क्रिया में ही आता है। उसके बाद देखते हैं नामिक क्रिया। तो संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों के आगे क्रिया कर लगाने से बनी क्रिया को नामिक क्रिया कहते हैं। अब देखते हैं नामिक क्रिया क्या होता है। जैसे दिखाई देना, तो लास्ट में दिखाई आता है और देना, तो ये क्या हो जाता है, देना, होना, सुनाई, दाखिल होना, सुनाई पढ़ना, जो क्रिया रूपों में देना, होना, पढ़ना आदि क्रिया कर, इसे मिश्र क्रिया भी कहते हैं। आदि क्रिया कर हैं जिसे मिश्र क्रिया भी कहा जाता है। तो ये इस टाइप के जो होते हैं, देना, होना, पढ़ना, इसे नामिक क्रिया कहते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों समस्त क्रिया। समस्त क्रिया क्या होता है, तो समस्त क्रिया जो होता है कि जो क्रिया दो धातुओं के योग से संपन्न हो तथा जिसमें दोनों धातुओं का अर्थ बना रहे उसे समस्त क्रिया कहते हैं। इनमें दोनों धातुओं का अर्थ बना रहे, मतलब कोई किसी का अर्थ खत्म ना हो, इन्हें समस्त क्रिया कहते हैं। जैसे खेल कूद, अब ये दो धातु बने, जैसे खेल भी एक धातु है, कूद भी, दोनों का अर्थ बना। उठ बैठ, चल फिर, मारपीट, कह सुन, ऐसी क्रियाएं क्या होती हैं, समस्त क्रिया कहलाती हैं। ऐसी क्रियाएं खेल कूद, मारपीट, उठ बैठ, ये कौन सी क्रिया हैं, खेल कूद, उठ बैठ, मारपीट, ये सब हैं समस्त क्रियाएं। उसके बाद देखते हैं सामान्य क्रियाएं। सामान्य क्रिया क्या होता है, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो उसे सामान्य क्रिया। नॉर्मल, जैसे एक ही क्रिया, कोई उसमें ज़्यादा कुछ ताम झाम, जैसे लड़का पढ़ता है तो नॉर्मल है, तो सामान्य क्रिया, नॉर्मल जो क्रिया होता है सामान्य क्रिया में हो जाता है। जैसे उसके बाद देखते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होता है, मूल क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। मतलब एक क्रिया के साथ जो क्रिया लगा होता है उसे सहायक क्रिया। वो फिसला, तो इसमें सहायक क्रिया नहीं है, वो फिसल गया, इसमें सहायक क्रिया है। और फिसल गया है, ये भी क्या है, सहायक क्रिया है। वो फिसल गया है, वो जा चुका है, वो जा चुका है, तो चुका है क्या है, सहायक क्रिया है। वो आ रही है, तो रही है क्या है, सहायक क्रिया। तो इस टाइप के जो क्रिया होते हैं वो सहायक क्रिया होते हैं। उपयुक्त तीनों वाक्यों में फिसलना मूल क्रिया है। पहले वाक्य में क्रिया एक शब्द की है, फिसला। दूसरे वाक्य में क्रिया दो शब्द की है, जैसे फिसल गया, फिसल गया, तो उसमें गया जो है वो सहायक क्रिया। इसी प्रकार तीसरे वाक्य में गया है, ये भी क्या है, सहायक क्रिया। तो इस टाइप के जो क्रिया होते हैं वो सहायक क्रिया होते हैं। हिंदी में चल, पढ़, रुक, आ, जा, उठ, दे, बैठ, बन आदि धातुओं का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में भी किया जाता है, इसे चेक कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं दोस्तों सजातीय क्रिया। तो सजातीय क्रिया क्या होती है, जब कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को ही सजातीय क्रिया कहते हैं। यानी भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को, यानी कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को ही सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, हमने खाना खाया, वह अच्छी लिखाई लिख रही है, तो अच्छी लिखाई लिख रही है। तो ये इस टाइप की जो क्रिया होते हैं वो सजातीय क्रिया में आते हैं। उसके बाद विधि क्रिया। तो विधि क्रिया क्या होती है दोस्तों, जिस क्रिया से किसी प्रकार की आज्ञा का पता चलता हो, किसका, आज्ञा का पता चलता है, उसे विधि क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया से किसी प्रकार की आज्ञा का पता चलता हो उसे हम विधि क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ चले आओ, आप काम करते रहिए, तो यानी यहाँ चले आओ, तो कोई इस वाक्य में समझिए कि कोई कह रहा है कि आपको आज्ञा दे रहा है कि यहाँ चले आओ, आप काम करते रहिए, यानी कोई आज्ञा दे रहा है कि आप काम करते रहिए। तो इस टाइप के जो क्रियाएं होते हैं उन्हें विधि क्रिया कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा क्रम के आधार पर क्रिया के भेद, पार्ट 3 में हम लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आज के हमारे इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा और याद भी हुआ होगा। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक आपको पसंद आ रहा है तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। तो दोस्तों अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में सकर्मक और अकर्मक क्रिया के साथ।